तो तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हम आज आप लोग के लिए लेके आए हैं ज्योग्राफी का टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे बाबू हम आप लोगों को ज्योग्राफी में मतलब कि भूगोल में हम आप लोगों को कराएंगे टोटल चैप्टर का एनालिसिस, ठीक ना। जितने भी एक माह में हम आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिंदी से लेकर इंग्लिश तक हम सब आप लोग को यहाँ पे कराएंगे। और सबका समय सारणी है, सबका समय सारणी हम आप लोग को जो है कि लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर देंगे। और आज हम आप लोग को ज्योग्राफी लेकर आए हैं। यहाँ हम आप लोग को ज्योग्राफी से चैप्टर 1 का जितने भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट वो कराकर फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, मतलब ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर जो कि हम कराते जाएंगे आप लोग को। देखिए यहाँ पे हम लेके आए हैं आप लोग को, यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी सपोर्ट मटेरियल, ठीक ना, क्लास 12 2021 और 22, ठीक ना। सेशन 2021 और 22 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये मेरे द्वारा क्रिएट किया गया है। और चलिए आगे आते हैं, हम चैप्टर 1 पे आते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो चैप्टर है चैप्टर 1 है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी को दो भागों में आप लोगों में बांटा गया है। एक है आप लोगों का मानव भूगोल और दूसरा है प्राकृतिक भूगोल, ठीक ना। दूसरा क्या है? प्राकृतिक भूगोल। जैसे हम बोले तो उसे फिजिकल ज्योग्राफी और जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी। तो हम सबसे पहले आप लोग को ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं और इसमें हम आप लोग को बताएंगे पार्ट 1 में है कि मानव भूगोल प्रति एवं विषय क्षेत्र के बारे में हमें इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। यहाँ हम लोग को सब्जेक्ट पूरा टोटल विषय नहीं पढ़ना है, हमें जो कि हमारे सर पे क्या है एग्जाम है और हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते करके चलते जाना है, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हमें जानना है कि ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक ना। तो ज्योग्राफी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है पृथ्वी का वर्णन, ठीक ना, मतलब कि पृथ्वी का वर्णन करना। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, ठीक है। रेड ये बहुत बढ़िया है, ठीक ना। देखिए यहाँ लिखा है कि भूगोल के दो शाखाएं हैं, प्राकृतिक भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल, ठीक है। भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल है। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक रिश्तों का बोध कराता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें बात करते हैं, आगे हम आते हैं, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, ठीक ना। एक है कि मानव भूगोल का परिभाषा दीजिए। यहाँ देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को छूट रहा है, ठीक ना। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ देता है कि ग्रिफिथ टेलर ने नौ निश्चयवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि नौ निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिए थे ग्रिफिथ टेलर महोदय ने, ठीक है। किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। अब हमें जो कि पढ़ना है इसके उप क्षेत्र के बारे में और उपागम क्षेत्र के बारे में। मानव भूगोल के उप क्षेत्र और उपागम क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि मानव भूगोल क्या है, इसकी परिभाषाएं हमें कैसे देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ कि मानव भूगोल यह विज्ञान है जिससे हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों की क्षेत्र आधार पर अध्ययन करते हैं, ठीक ना। मनुष्य और वातावरण के जो कि पारस्परिक जो संबंध है उस पर हम जो है कि इसका अध्ययन करते हैं, ठीक ना। एक वैज्ञानिक थे रेटेजेल। तो रेटेजेल के अनुसार मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ठीक ना। जैसे माने कोई ह्यूमन है, ठीक ना, ये कोई इंसान है, ठीक है, मानव है, और इसका संबंध पर्यावरण से कैसा है, ठीक ना। पारस्परिक जो पर्यावरण है, तो यही है मेरा जो कि मानव भूगोल कहलाता है। भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के अंत संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन कराता है, ठीक ना। हमारी जो एक्टिविटीज है, हमारी जो क्रियाएं हैं, ठीक ना, और हमारे क्रियाओं के बीच में और ये पर्यावरण से संबंधित क्रिया के बीच में कितने संबंध हैं इसकी अध्ययन कराता है। इसे ही हम मानव भूगोल कहते हैं। अगर हम मानव भूगोल के उप क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन पूछता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मानव भूगोल के जो उप क्षेत्र हैं, ठीक ना, उसमें देखिएगा सांस्कृतिक भूगोल है, नगरीय भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ठीक ना। ये आप लोग को जो है 8 ये मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं। अब इसके एक और क्षेत्र होते हैं उपागम, ठीक ना, जो आप लोग को यहाँ पे हैं। उपागम 6 होते हैं, ठीक ना। उपागम कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे हमने पहला किया है अन्वेषण और विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण, तीसरा है क्षेत्रीय विभेदन, चौथा है स्थानिक संगठन, और पांचवा है मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय, और छठा है भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। ये हमारा उपागम है, ठीक ना।
और ये मेरा उप क्षेत्र है। तो आप लोग को पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल के उप क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक ना। तो एक आप लोग को जलवायु भूगोल दे देगा, ठीक ना। तो बताइए जलवायु भूगोल क्या मानव भूगोल से संबंधित है? नहीं है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि जलवायु भूगोल प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है, क्योंकि मानव भूगोल के उप क्षेत्र में वही भूगोल आएगा जो मानव से संबंधित है, जो मानव क्रिया करता है। जैसे सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक माने कि किस कल्चर से आपको रहना है, ये मानव बताता है, तो हमें मानव भूगोल में आ जाएगा। सामाजिक भूगोल, सामाजिक किस समाज में, कैसे समाज में किस तरह रहना है, ये मानव बताता है, न कि कोई प्राकृतिक बताता है, तो ये मानव भूगोल में आएगा। नगरीय भूगोल, एक नगर को डेवलप करना है तो ये मानव करता है, न कि कोई प्राकृतिक करता है, तो मानव भूगोल। राजनीतिक भूगोल मानव करता है। जनसंख्या मानव बढ़ाता है। आवास भूगोल मानव आवास बनाता है। आर्थिक मानव निर्धारित करता है। चिकित्सा मानव करता है। तो जो मानव से संबंधित है वो मानव के उस क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। आते हैं हम, ये फर्स्ट चैप्टर है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे हम आते हैं, ठीक ना। यहाँ देखिएगा एक क्वेश्चन और लीजिए, ठीक ना। फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निश्चयवाद की अवधारणा की 3 अवशेष विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन को बाबू एकदम रट्टा मार लीजिएगा, पक्का ये क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। कि निश्चयवाद की अवधारणा की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और मानव के प्रकृतिकरण का उदाहरण सही समझाइए, ठीक ना। हमें निश्चयवाद के 3 विशेषताओं का वर्णन करना है, ठीक ना। तो ये देखिएगा, निश्चयवाद की अवधारणा की विशेषता इस प्रकार से है। पहला है, इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य के द्वारा किए गए क्रियाकलाप प्रकृति द्वारा निर्धारित तथा नियंत्रण होते हैं, ठीक ना। किसके द्वारा? इस अवधारणा के द्वारा जो मनुष्य द्वारा जो क्रियाकलाप किया जाता है वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित होते हैं तथा नियंत्रित होते हैं। दूसरा है कि प्राकृतिक की सीमाओं के अंदर मनुष्य रहता है। मनुष्य किसके सीमाओं के अंदर बंधा रहता है? तो प्रकृति के सीमाओं के अंदर जो कि बंधा रहता है। तीसरा है कि मनुष्य के विकास में निम्न प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है और मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में रहते हैं। आदिम मतलब कि पहले की ही अवस्थाओं में वो रहते हैं। आज भी आदिवासी जंगलों में प्रकृति प्रदत्त चीज़ों पर निर्भर है। आज भी अगर आप जाते हैं जंगलों में, ठीक ना, या किसी ट्रिबल्स एरिया में आप जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो ट्रिबल्स है, वहाँ के जो आदिवासी हैं, वो जंगलों में जो प्रकृति में जो सेव हैं, मतलब जो भी चीज़ हैं उसी पर निर्भर है, ठीक ना। तो आज भी मनुष्य किस पर निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर है। तो यही है मनुष्य का प्रकृतिकरण, ठीक है। एक होता है संभावनावाद, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा कि मानव भूगोल में संभावनावाद की 3 मुख्य विशेषता बताइए, ठीक ना। इसका 3 मुख्य विशेषता हमें बताना है। पहला विशेषता है कि मानव अपने पर्यावरण में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन ला सकता है। ये संभावना है, ठीक ना, कि अगर मानव अपने पर्यावरण में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या कर सकता है? चेंजिंग ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। दूसरा है कि मानव अपनी बौद्धिक, ठीक ना, बौद्धिक तथा तकनीकी स्तर के अनुसार विभिन्न संभावनाओं के उपयोग की सामर्थ्य रखता है। वह तरंगिक घाटियों के चारागाहों के रूप में उपयोग करता है। वह पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करता है, ठीक ना। तो ये क्या है? ये सब संभावनावाद में आता है, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं कि मनुष्य अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण को प्रभावित करता है। धीरे 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 प्रकृति का मानवीकरण होता रहता है, ठीक ना। तो इस पर मानव की छाप स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ऊपर हमने क्या पढ़ा बाबू? हमने निश्चयवाद में ये पढ़ा कि मानव प्रकृति से घिरा हुआ है और मानव आज भी प्रकृति पर निर्भर है, इसलिए हम कहते हैं मानव की प्रकृतिकरण हो रही है, ठीक ना। और नीचे हमें संभावनावाद में ये पढ़ना है कि जो प्रकृति है वो उस पर जो कि मानव चाहे तो चेंजिंग ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। तो हम इसको कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण, ठीक ना। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ खाड़ियाँ होती हैं उसको मनुष्य काट काट के सीढ़ीनुमा खेती करता है, तो ये क्या हो गया? ये मनुष्य चाह के उस पहाड़ों को क्या कर दिया? चेंजिंग कर दिया। तो प्रकृति का मानवीकरण ये हो गया, ठीक ना। तो ये दोनों अवधारणाएं आप लोग को देख लेना है, ठीक ना। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है कि नियतिवाद तथा संभववाद में अंतर स्पष्ट करें। बाबू इसको एकदम आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना, कि नियतिवाद और संभववाद में अंतर स्पष्ट करना है, क्या अंतर है, ठीक ना।
अगर हम नियतिवाद और संभववाद में अंतर स्पष्ट करने की बात करते हैं तो देखिएगा, एक तरफ आप लोग को लिखते समय एक तरफ आप लोग को संभववाद लिख देना है और एक तरफ आप लोग को नियतिवाद लिख देना है, ठीक है। या आप लोग को अपने आंसर पेपर में क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग को संभववाद लिख देना है, ठीक ना, संभववाद, और यहाँ से लिखना शुरू कर देना है। और जब संभववाद की सारी विशेषताएं खत्म हो जाए तो उसके नीचे नियतिवाद लिख के उसकी विशेषताएं लिखना है, ठीक है। हम शुरू करते हैं इसके दोनों के बीच में अंतर बताने के लिए। आप लोग का पहला अंतर है कि संभववाद में लिखना है कि इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। हमने ऊपर में आप लोगों को बता रखा है कि संभववाद में अगर मनुष्य चाहे तो वह प्रकृति में परिवर्तन ला सकता है, ठीक है, और ऊपर लाया भी है, जैसे पहाड़ों को सीढ़ीनुमा काट के खेती करना, ठीक है। देखिएगा, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति का प्रदत्त अनेक संभावनाओं के इच्छानुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। ये संभावनावाद में है, ठीक ना। नियतिवाद कहता है कि इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है, ठीक ना। लेकिन वही नियतिवाद क्या होता है? नियतिवाद में ये बताया जाता है कि इस नियतिवाद के विचारधारा के अनुसार जो मनुष्य है वो अपने प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण के नियंत्रण में रखता है, ठीक ना, सारे क्रियाकलाप को। फिर हमें संभववाद में क्या लिखना है? संभववाद में हमें लिखना है कि मानव का जो प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से है, जो स्वतंत्र अवस्था है प्रकृति पर मानव का, ठीक ना, वो एक तरफ से प्रस्थान संभव है, ठीक ना। इसमें नियतिवाद में क्या लिखना है कि मानव की जो आदिम अवस्था है, ठीक ना, मानव की आदिम अवस्था में मानव की लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतः प्रकृति पर्यावरण की शक्ति द्वारा नियंत्रित है, ठीक ना। जो मानव का जो आदिम अवस्था था, आदिम अवस्था का मतलब, कहने का मतलब जब मानव शुरू में था, पूर्ण एक आदिम माने कि पहले की अवस्था में था, शुरुआती दौर में था, तो उसमें क्या था कि वह पूरी तरह से प्रकृति के शक्तियों पर निर्भर था, ठीक है। पत्तियों की छाल से अपने कपड़े तैयार करना, पत्तियों को चबा के खाना, ठीक है। तो पूरी तरह से क्या था? प्रकृति के चीज़ों पर निर्भर था। तो हमें नियतिवाद संभववाद समझ में आ गया आप लोग को। हमें ये नियतिवाद का मतलब होता है कि जो प्रकृति है उसका उपयोग कर रहा है मानव, उसको नियतिवाद में रखते हैं। और संभववाद क्या है कि जो प्रकृति की चीज़ है उसको मानव अपने अनुसार चेंज कर रहा है, उस संभववाद कहते हैं। ये निश्चित आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, कुछ हमारे स्कॉलर्स हैं, ठीक ना, जो कुछ वैज्ञानिक हैं, उनकी कुछ बातें हैं इसमें। अंतर में भी लिखना है कि विडाल डी लासा, ठीक ना, विडाल डी लाप्लास तथा लुसियन फ्रेबेवे इस विचारधारा को मानने वाले प्रमुख थे। अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि संभववाद को किस वैज्ञानिक ने, किस स्कॉलर्स ने माना था, तो आंसर हो जाएगा विडाल डी लाप्लास ने। किसने? विडाल डी लाप्लास ने। लेकिन नियतिवाद को किसने माना था? तो रेटजेल माने थे, रिटेल माने थे, हमबोल्ट माने थे, ठीक ना, ठीक है। तो हमने क्या बताया आप लोग को कि नियतिवाद को रेटजेल, रिटर और हमबोल्ट, हंटिंगटन आदि नियतिवाद के प्रमुख समर्थक थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में। आगे आप लोग को लिखना है कि नियतिवाद में एक और स्टेप जोड़ लीजिएगा कि संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य की महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसे सक्रिय शक्ति रूप में देखता है, ठीक है ना। सक्रिय शक्ति, अगर कोई इंसान है प्रकृति की चीज़ों को चेंज कर रहा है, जैसे पहाड़ को काट रहा है, तो दिखा रहा है कि मनुष्य जो है कि एक सक्रिय है, मतलब कि एक्टिव है। और नियतिवाद संभवतः क्या बोलता है? नियतिवाद में सामान्य मानव को एक निष्क्रिय कारक समझते हैं। जो सामान्य है, जनरल मनुष्य, सामान्य जो मानव मनुष्य है, ठीक ना, उसको निष्क्रिय समझते हैं, यार सोया हुआ इंसान है, ठीक ना, क्योंकि वह पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। पर्यावरणीय कारक से क्या होता है? प्रभावित होता है। जैसे बारिश होगा, ठीक है, तो बारिश से वो क्या होगा? प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, दो प्रकार के और भूगोल होते हैं। देखिए, भूगोल में हमने बताया था कि जो भूगोल एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, एक ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इनमें पढ़ने का तरीका भी अलग होता है, ठीक ना। पढ़ने के तरीकों को भी हमने दो भागों में बांटा है और दो स्कॉलर्स के अनुसार दो भागों में बांटा है, ठीक है। क्रमबद्ध तरीका एक होता है ज्योग्राफी पढ़ने का, एक होता है क्रमबद्ध तरीका, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन ये आता है बाबू, आप लोग देखिएगा इसको, ये 2016 में आया था और 18 में भी आया था। तो जब 16 और 18 में आया था तो 22 में 80% चांस है कि आएगा ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कि क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। समझ लीजिएगा कि क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में क्या अंतर है। ये भूगोल पढ़ने का एक तरीका है,
ठीक ना। ये जो दो तरीका है ये भूगोल पढ़ने का एक तरीका है। क्रमबद्ध भूगोल का मतलब होता है कि भूगोल पढ़ना, ठीक ना। क्रमबद्ध तरीका का मतलब होता है कि एक लाइन से शुरुआत करना और बारी बारी से जितनी भी चीज़ें आती गई उसको पढ़ाई करना। क्रमबद्ध तरीके के कहने का ये मतलब है कि जैसे हम इंडिया के बारे में उठा लिए, ठीक ना, इंडिया का हम भूगोल पढ़ रहे हैं, तो हमने जम्मू कश्मीर से शुरू किया और यहाँ से लाइन से पढ़ते चले आ गए कहाँ तक, केरल तक। ये मेरा हो गया क्रमबद्ध तरीका, ठीक ना। मैंने एक लाइन से शुरू किया और एक छोर पे जाके ख़त्म किया, ये मेरा क्रमबद्ध तरीका। और प्रादेशिक तरीका का मतलब होता है, प्रादेशिक जो भूगोल होता है उसका मतलब होता है कि भारत का आप मैप बना लीजिए, जैसे मान लीजिए कि भारत का भूगोल पढ़ाना है प्रादेशिक तरीका से, ठीक ना। तो इसका मतलब होगा कि भारत को प्रदेश के हिसाब से बांटिए। जैसे अगर हम भारत को प्रदेश के हिसाब से बांटे तो एक प्रदेश हो गया हिमालय प्रदेश, कि हिमालय क्षेत्र में जितने स्टेट आएंगे उसको हम पढ़ेंगे। फिर एक प्रदेश बांटिए आप समतली भूमि, ठीक ना, जिसमें बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश आता है, मैदानी भूमि बोलेंगे। एक प्रदेश हो गया मैदानी भूमि। तीसरा आ जाता है आपका पठारीय भूमि, ठीक ना। क्या आता है, पठारीय भूमि, जिसमें आप लोग को विंध्याचल पर्वत से लेकर और नीलगिरी पर्वत तक का क्षेत्र आता है, नीलगिरी के बोले तो तमिलनाडु तक का। और चौथा आता है आप लोगों का कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया का मतलब कि तटीय क्षेत्र, गुजरात से लेकर उड़ीसा तक, ठीक ना, मतलब ऐसे घुमावदार गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, विशाखापट्टनम होते हुए कहाँ, उड़ीसा तक। तो अब प्रादेशिक विभाजन में अपने भारत को 4 प्रदेश के हिसाब से बांट लिया, हिमालय, मैदानी भाग, पठारी भाग, तटीय भाग। अब इससे अधिक कोई भाग नहीं होगा भारत में, ठीक ना। अब इसको पढ़ना शुरू कीजिए। जब पढ़िएगा तो हिमालय क्षेत्र में आने वाले सभी राज्यों के बारे में पढ़ लीजिएगा, फिर मैदानी क्षेत्र में आने वाले सभी राज्यों के बारे में पढ़िएगा, फिर पठारी क्षेत्र में आने वाले सभी राज्यों के बारे में पढ़िएगा, फिर तटीय क्षेत्र में आने वाले सभी राज्यों को पढ़िएगा। तो ये हो गया प्रदेश, माने पूरे वर्ल्ड को प्रदेश के हिसाब से बांट दो। जैसे अगर हम प्रदेश के हिसाब से बांटे तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक ना, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो ये हमारा वर्ल्ड हो गया। जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोले तो ये मेरा विषुवत रेखा, इक्वेटर पर के कंट्रीज आ गए, ठीक ना। तो ये हो गया मेरा प्रदेश के हिसाब से। और क्रमबद्ध तरीके से क्या बोले कि एक लाइन से शुरू करो। अगर शुरू करते हैं जम्मू से तो जम्मू के बाद हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एक लाइन से पढ़ते आइए। तो ये हो गया क्रमबद्ध तरीका। चलिए अब समझते हैं इसके अंतर में क्या लिखना है। पहला पॉइंट लिखना है कि क्रमबद्ध भूगोल में किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन होता है, ठीक है, कि किसी प्रदेश का एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का आप अध्ययन करेंगे। लेकिन प्रादेशिक भूगोल में क्या होगा कि प्रादेशिक भूगोल में किसी प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में आप अध्ययन करेंगे, ठीक ना। आया समझ में। यह क्रमबद्ध भूगोल में देखिएगा कि यह अध्ययन एकाकी रूप में होता है, ठीक ना। और इसमें क्या होता है कि यह अध्ययन समाकलित रूप में होता है। इसमें तीसरा लिखिएगा कि यह अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है और यह भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है। भौगोलिक इकाइयों का मतलब कि बांट के, भौगोलिक इकाइयों का मतलब होता है कि जो भूगोल के द्वारा बांटा गया है, जैसे हिमालय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, इसको राजनीतिक इकाई नहीं कहेंगे, ठीक ना। और राजनीतिक इकाई कैसे कहेंगे, जैसे राज्य के हिसाब से बांटा गया कि यह हिमाचल प्रदेश का एरिया है, ठीक ना, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, इसको राजनीतिक इकाई बोलेंगे, ठीक ना। चलिए ये मेरा अंतर था। एक और क्वेश्चन आता है आप लोग का कि नौ निश्चयवाद की 3 विशेषता बताइए, कि नौ निश्चयवाद के 3 विशेषता बताइए। जिस विशेषता को याद रखिएगा किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। इसका 1 नंबर क्वेश्चन भी पूछता है कि नौ निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। इसकी 3 विशेषता बताना है। पहली विशेषता है कि यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग है, ठीक ना। निश्चयवाद और संभववाद के बीच का यह मार्ग है नौ निश्चयवाद। दूसरा, पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। ये क्या करती है कि आप पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करें, फिर भी आपका जो है कि समाधान हो जाएगा, ये बताती है नौ निश्चयवाद। तीसरा नंबर देखिएगा, रुको और जाओ, नौ निश्चयवाद की विचारधारा पर बल देती है। नौ निश्चयवाद का एक धारा है विचारधारा कि रुको और जाओ। यह विचारधारा किसने दिया था, तो यह विचारधारा दिए थे ग्रिफिथ टेलर। तो आप लोग को 2 क्वेश्चन यहाँ मिल गया कि नौ निश्चयवाद किसने दिया था, तो ग्रिफिथ टेलर। और नौ निश्चयवाद में एक धारा आता है रुको और जाओ, यह कथन किसका है, तो ग्रिफिथ टेलर का, ठीक है।
आगे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक ना। जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 1 हमने करा दिया। अब हम आप लोग को चैप्टर 2 कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बाबू आप लोगों को समय सारणी बता देते हैं, ठीक ना। आप लोग को जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास का आप लोग को चलेगा जो शाम है, शाम 8 बजे से, ठीक ना। शाम 8 बजे से वीडियो जाएगा। चैप्टर वाइज सारे वीडियो पड़ा हुआ है और जहाँ से नहीं हुआ है वहाँ से हम डालेंगे, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं पॉलिटी का, ठीक ना, पॉलिटी का, तो पॉलिटी में 2 पॉलिटी है, फर्स्ट पॉलिटी, सेकंड पॉलिटी। फर्स्ट सेकंड जो कि हम पढ़ा दिए हैं, फर्स्ट जो कि पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो इसका वीडियो आप लोग के पास चले जाएगा, ठीक ना, 6 बजे, ठीक ना, शाम 6 बजे, ठीक है। और ये जो मेरा ज्योग्राफी का वीडियो है ये सुबह चल जाएगा आप लोगों को 9 बजे, ठीक ना। तो 3 वीडियो एक दिन में हम आप लोगों को देंगे, तीनों सब्जेक्ट का। 1 माह में का हम टारगेट बनाए हैं, 1 माह में आप लोगों को कंप्लीट कर देंगे। और पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगा। इस पीडीएफ को हम आप लोगों के पास सेंड कर देंगे बहुत जल्दी। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।